स्टार्टिंग में हम एक डंजन का सीन देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आए होते हैं। उसमें से एक घायल इंसान गिर जाता है तो लोग बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, बस थोड़ी देर और समझ लो खुद को। पर वो फिर से गिर जाता है और लोग बोलते हैं अरे यार फिर से गिर गया। पता नहीं कितने लोग और गिर चुके हैं पीछे। अब हीलर्स के पास तो माना भी नहीं बचा है, ऐसे तो वो लोग मर जाएंगे। पर तभी वो जो गिरा होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, हमारे एम्पायर की होप हमारे साथ है, वॉरियर वेरन। तो वॉरियर वेरन बोलता है मैं यहाँ तक तुम्हारी आवाज सुन पा रहा हूँ, तो तुम ठीक हो शायद। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हम लोग ठीक है। पर वेरन अपने मन में बोलता है बस थोड़ी देर और, सब खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम में। वो बोलता है सारे पार्टी मेंबर्स बहुत ज्यादा थक चुके हैं। इस टेंशन में आते वक्त हमारे पास 74 मेंबर्स थे, पर अब सिर्फ और सिर्फ 43 बचे हैं। भले ही उन लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, पर फिर भी हम अपने 31 कॉमरेड्स को बचा नहीं पाए। और एकदम सैड होते हुए बोलता है हम लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हम हैं 7 ग्रेट इविल डंजन्स में से एक में, द प्राइमोडियल कोर। तभी वो लोग बोलते हैं सर वेरन सामने देखिए। और वेरन सामने देखता है, उसके सामने होता है एक बहुत बड़ा गेट। और वेरन बोलता है फाइनली हम आ गए, ये है प्राइमोडियल कोर डंजन का एंड। और वो बोलता है यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेजर है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और लोगों के सामने बहुत सारे ट्रेजर होता है। और यहाँ पे वो चीज भी है, द बेस्ट प्रोडक्ट जिसे अभी तक के इंसानों ने बनाया है, द 36th मास्टरपीस, वो भी यही है। और तो और जहाँ डंजन बॉस भी है। तभी पूरा का पूरा डंजन कांपने लगता है और वेरन बोलता है सब लोग लाइन में आ जाओ, शील्ड वाले लोग और स्वॉर्ड्समैन दोनों आगे आओ, और मेजेस तुम लोग इस जगह को रोशन करो। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी फील्ड ऑफ विजन। तभी मेजेस बोलते हैं क्या वाइब्रेशंस रुक गई? और फिर बोलते हैं रुक जाओ, हम इस जगह को और ब्राइटन करने की कोशिश करते हैं, कोई भी अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा। जैसे ही वो लोग उस डंजन में थोड़ी सी रोशनी करते हैं, तभी हम उन लोगों के पीछे देखते हैं एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को जो अपनी आंखें खोलता है, जिसे देख के वेरन की भी फट जाती है। और वो मॉन्स्टर बस एक दहाड़ मारता है और सब बोलते हैं भागो यहाँ से, हम इससे जीत नहीं सकते। और कोई किसी को ही बता रहा होता है तो ये सब हुआ था। और वही बोलता है मैं सो रहा था जब इंसानों ने मुझ पर हमला किया, और मैंने बहुत अच्छा काम करा क्योंकि मैंने अपने थकान को साइड रख के उन लोगों से लड़ाई। और तभी हम एक हड्डी के ढांचे को देखते हैं जो बोलता है इसका मतलब जो तुम बोल रहे हो वही हुआ था। और वो डंजन बॉस बोलता है हाँ, मैं अपने 2 अपोनेंट से जीत गया, पहले तो ह्यूमंस और दूसरी मेरी थकान। तभी वो हड्डियों का ढांचा बोलता है अबे दल्ले। तो वो टंचन बॉस बोलता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। पर वो हड्डियों का ढांचा बोलता है शांत हो जाओ मतलब तुम्हें लगता है जो तुमने अभी किया है उसके बावजूद मैं शांत हो जाऊं। और चिल्लाते हुए बोलता है अबे तू डंजन का बॉस है, पर फिर भी जब तक इंसानों ने तुझ पे हमला नहीं कर दिया तब तक तू जागा ही नहीं। और तो और तू अंगड़ाइयां ले रहा था इंसानों के सामने, इसका कोई मतलब भी बनता है? तेरा ना तेरा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू तू पागल हो गया है। और पीछे मुड़ता है वो हड्डियों का ढांचा और बोलता है रीना तुम्हें क्या लगता है? तो वो बोलती है मुझे नहीं पता। उन ह्यूमंस को उनकी औकात दिखा देना सिर्फ अंगड़ाई लेते हुए, इस चीज से हमें मिस्टर डिवावर की डिग्निटी का पता चलता है। ये चीज देख के स्केलेटन का मुंह बन जाता है, साला चलता है। और वो बोलता है हाँ ठीक है मैं हार मानता हूँ। और फिर उठते हुए बोलता है ये डंजन ही घटिया है। तो मिस्टर डिवावर बोलता है अबे टकलू इतना स्ट्रेस मत ले वरना तेरी हड्डियां भी गलने लगेगी। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है द 7 डंजन्स, जिससे इंसानों का मूत निकल जाता है। ये डंजन उन 7 डंजन में से एक है। दिस इज प्राइमोडियल कोर। ज्यादातर डंजन रेड्स इंसानों ने ही जीती है क्योंकि उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमेशा रेडी होके आते हैं, अटैक करते हैं और जीत के जाते हैं। और इतनी ही हारों के बाद डंजन वीक होना चालू हो गया है बहुत तेजी से। इतने वक्त से इंसानों ने बहुत सारे डंजन सक्सेसफुली रेड की हैं, फिर भी इस दुनिया में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल डंजन्स होते हैं जिसे इंसान भी नहीं कर सकते कॉन्करर, जिसे इंसानों ने नाम दिया है द ग्रेट इविल डंजन। अगर और अच्छे से बोलूं तो द 7 ग्रेट इविल डंजन्स, 7 ऐसे डंजन्स जिसे इंसानों ने भी बोल दिया है कि हम इसे कॉन्करर नहीं कर सकते। तो और इन 7 डंजन में से जो सबसे खतरनाक सबसे वाहियात डंजन है वो है प्राइमोडियल को। वहाँ डजन्स ऑफ क्रिएचर्स उस जगह को गार्ड करते हैं, और मेन डंजन के बॉस के पास जाने के लिए वहाँ 3 रास्ते हैं।
और उसमें से जो लेफ्ट में रेड वाला रास्ता है उसे गार्ड करती है ब्लेड मेड रीना, और जो सेंटर में है उसे गार्ड करता है स्केलेटन गार्डियन डेथ नाइट पेड्रिक। और तीसरे वाले के बारे में तो हमें खुद नहीं पता, और वो है मिस्टेरियस टेंटिकल्स। और हाँ, इस अनकॉन्करड डंजन का मेन बॉस, द प्राइमोर्डियल मॉन्स्टर, जिसका जिक्र एम्पायर की माइथोलॉजी तक में है, डिवावर। और कोई बुक बंद करते हुए बोलता है कि इसमें ये सब लिखा हुआ है, और वो लड़की बोलती है जैसा तुमने बोला था, ये बुक इंसानों में फैली और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे इंट्रूजन्स होंगे। तो डिवावर बोलता है फिर भी मुझे लगा नहीं था इतने सारे लोग आएंगे यहाँ पर। और हम उसे देखते हैं बहुत सारी बॉडीज पे बैठा हुआ, और बोलता है 74 लोग आए थे शायद। पर तभी रीना बोलती है हाँ, पर उनमें से बहुत सारे लोगों के तो गेयर ही मेल्ट हो गए थे मिस्टर 166 ब्लैक टेंटिकल से फाइट करते हुए, और जो बच गए थे वो बहुत महंगे ही लग रहे थे। मेरे को पता है अगर मैं वहां होती ना तो मैं उन सामानों को डैमेज किए बिना उन लोगों को हरा देती। मिस्टर डिवाहोर उसको देख रहा होता है और बोलता है हाँ हाँ। तभी अपना पूरा ऑरा एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है और वो एक ह्यूमन की फॉर्म ले लेता है। डिवावर रीना का सर सहला रहा होता है, पर तभी पीछे पैट्रिक आता है और बोलता है तुम लोगों को याद है ना हम मीटिंग करने आए हैं, तो तुम दोनों सिर्फ क्यों मजे कर, मैं कहा गया। और हंसते हुए बोलता है यो हो, मतलब ऐसा नहीं बोलता है। तो वो बोलता है यहाँ की वाइब्स तो कितनी स्वीट है, मुझे तो सिर्फ सांस लेने पे ही कैविटीज हो रही है। हाँ, अपने हिसाब से डावास डायलॉग मारा, पर अगले ही सेकंड चिल्लाते हुए बोलता है पर मुझे नहीं लगता ये सिर्फ मेरे दांतों को खराब करेगा, मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। और हाँ बॉस, अगर तुम पॉलीमॉर्फ होने वाले हो तो ढंग से करो ना। और हाँ, पॉलीमॉर्फ का मतलब लाइक ट्रांसफॉर्म। और मैं जो अभी देख पा रहा हूँ, आप अपनी 6 उंगलियों से रीना का सर सहला रहे हो। और डिवावर अपने हाथों को देखता है और बोलता है ओ हाँ यार, 6 उंगली सच में। वेल डिवावर भाई, तुम इंडिया आ जाओ, तुम्हारी प्रजाति का एक और है हमारे पास। और पैट्रिक बोलता है ये वाला तो पिछले वाले से सही भी है थोड़ा, पिछली बार तो तुमने 40 दांत उगा लिए थे और ऊपर से हंस भी रहे थे अपने 40 के 40 दांत दिखाते हुए, और बोल रहे थे वाह, ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ी सही गई, इस चीज से तो मेरे हड्डियों पे भी गूजबम्स आने लगे थे। और तभी रीना बोलती है पैड्रिक, तुम्हारा ये टूटा हुआ जबड़ा कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है। और तब जाके वो लोग थोड़ा सीरियस होते हैं और रीना बताती है जैसा कि हमें पता है ह्यूमन लोग ने फाइनली राइट पाथ ढूंढ लिया है डंजन बॉस की केव तक जाने का। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है उस क्रॉस रोड का गार्डियन 116 ब्लैक टेंटिकल उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल है। तभी डिवावर जमवाई लेते हुए बोलता है अरे टेंशन मत लो, उसकी रिजनरेशन एबिलिटी तुम लोग की सोच से परे है। और मान भी लो अगर अगर कुछ काम नहीं करा तो हम दूसरा गेट कीपर ढूंढ लेंगे ना। तो पैट्रिक खुश होते हुए बोलता है अरे हाँ बॉस, जब तुम उन लोगों को हायर करने जाओगे ना तो 2 लोगों को हायर करना ताकि मैं क्विट कर सकूं। और डिवावर बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो जिंदगी भर का है। और वो सब छोड़ो, ह्यूमन लोग सिर्फ राइट पाथ से आने वाले हैं। और रीना बोलती है ह्यूमन लोग इस टाइम पर मैजिक टेलीपैथी लाइक कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करते हैं, तो ये न्यूज़ उन लोगों में बहुत तेजी से फैली होगी कि राइट पाथ मिल चुका है। तभी डिवावर अपना हाथ टेबल पे पटकते हुए बोलता है तो इस मसले में हम लोगों को प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। और उन लोग दोनों को बोलता है दोनों सुनो मेरी बात, तुम लोग दोनों अपनी पोजीशन को स्विच करने वाले हो। और रीना को बोलता है सबसे पहले तुम तो रेड पाथ जो लेफ्ट में हो उसे गार्ड करते हो ना, पर अब से तुम राइट वाले पाथ को गार्ड करोगी, क्योंकि रेड फोर्स तो ये सोच के आएगी कि वो रास्ता खाली है और तुम्हें सिर्फ उन लोगों को रोकना है। तो रीना खुश होते हुए बोलती है मैं तो कितने भी लोगों को रोक दूंगी मिस्टर डिवावर। और पैट्रिक को बोलता है पैट्रिक, तुम रेड वाले को संभाल लेना जिसे रीना गार्ड करती थी। और पैट्रिक बोलता है मैं क्यों। और डिवावर बताता है जब ह्यूमंस लोग को पता चलेगा कि रीना तो राइट वाले पे है तो उन लोग लेफ्ट वाले पे जाएंगे जहाँ रीना यूजुअली होती है, और फिर तुम्हें उन लोगों को रोकना है बस। और इस तरीके से हम इन्वेजन को रोक सकते हैं। तभी पैट्रिक बोलता है वेट बॉस, आपने कुछ सोचा है अगर ह्यूमंस लेफ्ट और राइट को छोड़ के बीच में से आए तो डिवावर मुंह बना लेता है और बहुत ऑकवर्ड होके बोलता है तब तब क्या होगा, उन लोग मेरे साथ एक डेट पे जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। और अपना स्केलेटन एज यूजुअल बोलता है ये क्या फालतू सा प्लान है,
पर तभी रीना बोलती है, ओ भाई साहब ये कितना परफेक्ट प्लान है। और फिर रीना थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, तो सबसे अर्जेंट वाला काम तो हो गया, और अब जो काम बचा है वो ये है कि इस स्वॉर्ड के साथ क्या करना है। तो डिवॉर बोलता है, स्वॉर्ड? कैसी स्वॉर्ड? तो वो बोलता है कि अरे मैं उस स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ जो इस रेड टीम का लीडर यूज कर रहा था इस टाइम। और पैट्रिक बोलता है, ये लोग स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली थे क्योंकि ये लोग वो स्वॉर्ड कैरी कर रहे थे। और तभी डिवॉर बोलता है, अरे बता भी दे कौन सी स्वॉर्ड। और पैट्रिक बोलता है, अरे मुझे पता है, आपने इसके बारे में सुनी ही होगी। वो स्वॉर्ड निकाल के बोलता है, ये रही वो 36 मास्टरपीस में से एक जो ह्यूमंस के अंदर बहुत फेमस है। और बोलता है, शायद ये स्वॉर्ड का नंबर था 14 और इसका नाम ताना बेला। डिवार बोलते हैं, अच्छा हाँ याद आया, वो 36 शिट पीसेस ना। हाँ हाँ, वही वही मास्टर पीस मेरा मतलब। और तो और वो रीना जो यूज करती है वो भी तो 36 मास्टर पीस में से ही है। वो बोलता है, अरे यार ह्यूमंस लोग तो कुछ ज्यादा ही अच्छी चीजें कैरी करते हैं। तो पैट्रिक बोलता है, मसला ये है इसके साथ करा क्या जाए। अगर हमने इसे किसी एंट्रेंस के मॉन्स्टर को दे दिया तो इंसान लोग पक्का इसे वापस छीन लेंगे, और अगर उनके पास आ गए तो ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा हमारे लिए। और बोलता है, इसका मतलब आप इसे रखने वाले हो, ये लो। और डिवार बोलता है, पेड्रिक तुम भी तो एक स्वॉर्ड ही चलाते हो ना, तो तुम क्यों नहीं ले लेते इसको। तो पैट्रिक एकदम मुंह बना के बोलते हैं, हाँ हाँ, क्या मैं सच में ले लूँ इसे। बोलता है, हाँ हाँ ले 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 ले। तो एकदम खुश हो जाता है और एक्टिंग करते हुए बोलता है, आई गेस मुझे इसे लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। और हमें इन लोग का वापस से एक इंट्रोडक्शन दिखता है जिसमें लिखा रहता है, ये है प्राइमोडियल कोर, जिसमें एक टेरिफाइंग ह्यूमोक्यूलस मेड है और एक डेथ नाइट है, और एक जाइंट एंशंट मॉन्स्टर है। तभी डेवार बोलता है, हाँ तो पैट्रिक मैंने तुम्हें वो स्वॉर्ड दे दिया है, तो जो तुमने अपनी हड्डियों में रेजिग्नेशन लेटर रखा था उसे फाड़। और फिर रीना बोलती है, मिस्टर डिवावर ये सब जो बची हुई चीजें हैं इसका क्या करा जाए। और पैट्रिक पीछे अपनी तलवार को देखते हुए बोलता है, मेरे लिए इतना तो काफी है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो डिवावर बोलता है, वही करो जो हमेशा करते हो, जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो, और बाकी के जितने बच जाएंगे उनसे इंसानों को ल्यूर करो और अपना नया टारगेट बनाओ। तो रीना बोलती है, हाँ ठीक है, मैं इस सारे काम को संभाल लूंगी। और बोलती है, पर हम तो मैजिक टूल्स ज्यादा यूज करते नहीं है, तो ऐसा काम करते हैं कि माना स्टोन में से निकाल के उसको बेच देते हैं, उसमें से अपने को पैसा भी मिल जाएगा। तो डिवार बोलता है, ऐसा है क्या, तो ठीक है मैं जाता हूँ। पर ऐसा बोलते ही दोनों की शक्ल बन जाती है और बोलते हैं कि क्या, आप जाओगे इंसानों के विलेज में, पर क्यों। तो डिवावर बोलता है, क्यों तुम लोग इतना क्यों शौक हो रहे हो, मैं जा नहीं सकता उधर। तभी पैट्रिक बोलता है, अच्छा नहीं होगा कि हम रीना को वहां भेजें। और रीना भी एकदम हाँ हाँ कर रही होती है और डिवावर चिढ़ते हुए बोलता है, अरे क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता, और अपनी टेल भी हिला रहा होता है। और पैट्रिक बेइज्जती करते हुए बोलता है, आप इंसान में ट्रांसफॉर्म होने में भी थोड़े कच्चे हो, और हाँ आपकी टेल भी बाहर है। तो डिवावर अनॉयड होके एकदम उसको घूर रहा होता है। तो पैट्रिक बोलता है, क्या क्या हो गया। और डिवावर एकदम मुंह बनाते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है जाओ, पर मेरे लिए कुछ खाने के लिए अच्छा अच्छा लेके आना। भाई तेरे पास कुछ बहुत ही अच्छा है खाने को पहले से। तो उसके बाद फाइनली रीना बाहर आती है और पेड़ पौधों को देखते हुए बोलती है, वाह आज का वेदर तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और जाते जाते पीछे मुड़ती है और मिस्टर डिवावर को बोलती है, मिस्टर डिवावर मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। और हम अचानक से एक दुकान पर आते हैं और दुकान के अंदर देखते हैं एक आदमी कुछ तो देख रहा होता है, और वो बोलता है, हे बच्ची मैं इसे खरीद नहीं सकता, माफ करना। तो रीना एकदम डेविलिश लुक देते हुए बोलती है, क्यों। तो वो दुकानदार कुछ तो निकालते हुए बोलता है, रुको मैं दिखाता हूँ। और वो एक माना स्टोन निकालता है बी लेवल का, और वो दिखाता है, ये है एक बी लेवल का माना स्टोन जो एक आम इंसान 10 साल मेहनत करके निकालता है। और ये है तुम्हारे माना स्टोन्स की पोटली जो कि इससे 1000 गुना बेटर है, तो इसलिए मैं इसे नहीं खरीद सकता। और बोलता है, ऐसे माना स्टोन्स तो रॉयल फैमिली के मेजेस या तो मेज टावर के हाई रैंकिंग लोग ही यूज करते हैं, क्योंकि उन लोगों का रॉयल कैपिटल के साथ एग्रीमेंट होता है, वरना शायद तुम मेज टावर की विंग्स से डील कर सकती हो। तो रीना बोलती है, मेज टावर का कैपिटल, हाँ। और अपने मन में बोलती है, कैपिटल तो यहाँ से बहुत दूर है। और फिर उसको बोलती है, तो क्या मुझे मेज टावर जाना पड़ेगा। और अपनी वो पोटली उठाते हुए बोलती है, मुझे मेज टावर
तो जाना नहीं है, पर ये मिस्टर डिवावर के लिए है अगर, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वहां से निकलते हुए बोलती है, ठीक है, गुड बाय। तो वो बोलता है, हाँ ठीक है, अच्छे से जाना बच्ची। पर तभी उसके टेबल पे देखता है कि एक माना स्टोन होता है, और वो उसे उठा के बोलता है, हे बच्ची, तुमने एक यहाँ पे छोड़ दिया। तो रीना बोलती है पीछे मुड़ के, ये तुम्हारे लिए टिप है, थैंक्स फॉर द टिप ह्यूमन। तो वो दुकानदार बोलता है, बड़ी अजीब बच्ची थी, क्या वो इंसान भी थी? और रीना के सामने था मेज टावर, जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। और वहाँ के गार्ड लोग बोलते हैं, तो तुम आई हो यहाँ पे माना स्टोन सेल करने, तो ठीक है, हमारे गिल्ड मास्टर से मिलना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आओ हमें आपको रास्ता दिखाते हैं। तो रीना बोलती है, हाँ ठीक है। और उनमें से एक रीना को लेके जा रहा होता है, वो बोलता है, आ जाओ, मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ ऑफिस तक, तो प्लीज़ मेरे पीछे आना। और रीना ऊपर चढ़ रही होती है और अपने मन में बोलती है कि अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना है, और इन लोग का लीडर सबसे टॉप पर होता है। अच्छा, तो ह्यूमन लोग के मेज टावर तो बहुत ही सिमिलर है उस डंजन से। और तभी वो गार्ड बोलता है, हम पहुंच गए, इस तरफ आइए। और रीना के सामने होती है एक औरत और उसके पीछे उसके दो गार्ड्स, और वो औरत बोलती है, शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, इतना लंबा सफ़र करके। मैं हूँ गौतमीज आमिर। हाँ, नाम गलत लिया हो, पर मैं इसको गौतमी बोलने वाला हूँ भाई। तो गौतमी बोलती है, मैं हूँ इस मेज टावर गिल्ड की लीडर। और अपना ऑरा निकालते हुए डेडली सा लुक देती है और पूछती है, और तुम? और रीना अपने मन में बोलती है, ये इंसान के पास अच्छा खासा अमाउंट में माना है। और अपने हुड से अपना फेस कवर करते हुए बोलती है, इट्स रेन। तो गौतमी बोलती है, मैंने सुना था एक कोई बच्चा आया है, तो मैं इग्नोर करने वाली थी, पर गार्ड लोग ने बोले कि तुम्हारे पास कुछ अच्छे खासे माना स्टोन्स है, और तुम्हें तो मेज टावर विंग के फेम के बारे में पता ही होगा, इसलिए मुझे भरोसा है तुम कुछ हाई रैंक माना स्टोन्स ही लाई होगी, जो हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच करता हो। और ये बात वो थोड़ी डेडली लुक के साथ देखते हुए बोलती है, पर अपनी रीना भी कहाँ कम है। वो सीधा पोटली उन लोग के मुंह पे मारते हुए बोलती है, खुद से चेक कर लो। और जैसे जैसे उसमें से माना स्टोन्स गिरते होते हैं, वैसे वैसे ही गौतमी के मुंह पे हैरानी साफ झलक रही होती है, और वो बोलती है, ये तो ए रैंक माना स्टोन्स है, और इनमें से तो कुछ बहुत ज्यादा ही टॉप क्लास के हैं, ए रैंक के हाईएस्ट ग्रेड के भी हैं इसमें से कुछ तो। और ये ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं है कि किसी बच्चे के हाथ में हो ये सब। और वो रीना को देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये बच्ची कौन है ये? और रीना से पूछती है, तुमने कहाँ से लाया ये सब? और अपने मन में बोलती है, एक सेकेंड, इसके हेयर्स तो वाइट है, और जितना मुझे पता है एम्परर की 8 बिगेस्ट फैमिलीज में से एक ये सिल्वर हेयर को पोजेस करती है। तो क्या ऐसा हो सकता है उनमें से किसी की बेटी भाग गई और ये सब यहाँ लेके आई है? और अपना हाथ मुंह पे रखते हुए बोलती है, हाँ, इसके अलावा और कोई मतलब ही नहीं बनता है कि एक इतनी यंग बच्ची इतने सारे ए रैंक माना स्टोन्स लेके आए। तो ये एक नोबल लेडी है। और रीना को चाय सर्व करवाते हुए बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे थोड़ी रूड हो गई थी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, और विंग में हम आपसे ये सारे स्टोन्स बाय करना चाहते हैं, तो क्या लगता है 50 आउंस ऑफ गोल्ड कॉइन पर स्टोन, ये सही होगा? और हाँ, आउंस का सीन मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। और फिर गौतमी बोलती है, और हाँ, मैं आपको 80 आउंस दूंगी, जो अच्छे कंडीशन में है माना स्टोन्स उनका। और रीना अपने मन में बोलती है, 50 आउंस गोल्ड कॉइन्स, जितना मुझे याद है उस शॉपकीपर ने बोला था, इसे खरीदने के लिए हम कॉमनर्स लोगों को 10 साल तक काम करना पड़ता है। और कैलकुलेशंस करते हुए बोलती है, तो एक ऑर्डिनरी इंसान को 1 साल तक पैसे कमाने के बाद 10 आउंस मिलता है, इसका मतलब 10 साल में 100 आउंस मिलने चाहिए उन लोगों को। और गुस्से में गौतमी को बोलती है, इंसान, अगर तुम मजाक करोगी तो मारी जाओगी। तो गौतमी बोलती है, अरे अरे, माफ करना, माफ करना। और अपने मन में बोलती है, बात तेरी बहन का, ये तो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा दिमाग वाली निकली। और गौतमी बोलती है, अगर मैं सच बोलूं तो हमारी जो गिल्ड है उसके पास इतने पैसे नहीं है
कि आपके ये सारे माना स्टोन्स खरीद सके। अगर हमने अपने सारे के सारे पैसे मिला दिए तभी भी। तो रीना बहुत कोल्डली बोलती है, तो तुम जितना खरीद सकते हो उतना खरीदो। जिससे गौतमी चिढ़ जाती है, पर वो अपनी शक्ल पे दिखाती नहीं है और बोलती है 2000 आउंस गोल्ड कॉइन्स, ये जितना है हम आपको सब दे रहे हैं। और ऊपर से हमारे पास कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो इस वर्थ के हैं, तो आप माना स्टोन्स के बदले उन्हें एक्सचेंज करना चाहोगे? तो रीना बोलती है, अच्छा तुम्हें सच में पता है ना कि ये आइटम वैल्यूएबल है और मैं इसे आसानी से बेच सकती हूँ। तो गौतमी मस्का लगाते हुए बोलती है, अरे अरे, आपको उस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरफ आइए, मैं आपको उस जगह तक लेके जाती हूँ जहाँ सब ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। और सीढ़ियों पे चलते हुए बोलती है, नॉर्मली हम ना लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं देते हैं, पर आप एक एक्सेप्शन हो मिस रेन। और तभी हम लोग वही गिल्ड को देखते हैं जिसमें एक लड़का बोलता है, गिल्ड मास्टर, आप आप वो जेम किसी को कैसे दे सकते हो? तो तभी वो गौतमी बोलती है कि उसमें क्या बात है? तभी वो लड़का बोलता है, आपको पता है ना वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? अगर आपने उस लड़की को वैसे ही जाने दिया तो वो मर जाएगी। रीना ने जो उसे जेम्स दिए थे, गौतमी उसे देखते हुए बोलती है, तो क्या हो गया? वो तो एक फूलिश सी नोबल लेडी है जिसने वो आइटम लिया है। पर तभी वो लड़का बोलता है, पर फिर भी। पर तभी गौतमी एक इवल सी स्माइल लाते हुए बोलती है, अरे तुम उस चीज की चिंता मत करो, उस चीज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब तक वो लड़की उस चीज को रियलाइज करेगी तब तक तो वो मारी जा चुकी होगी, और वो लड़की जिसे पसंद करती है वो भी। तो इसी वजह से कोई एविडेंस भी पीछे नहीं छूटेगा, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम रीना को देखते हैं जो बहुत ब्लश करते हुए जा रही होती है कहीं, और तभी हमें एक बहुत बड़ा कैसल दिखाया जाता है और बताया जाता है ये भी उन 7 इविल डंजन्स में से एक है। और उस डंजन के अंदर एक औरत कैंची और कंघी लेके किसी के बाल काट रही है, और वो कोई और नहीं, हमारी रीना के बाल काट रही है। और अपनी रीना बोलती है, अरे सॉरी, मुझे माफ करना, मैं अचानक से यहाँ आ गई। मैं हमेशा तुम्हारे यहाँ पे आ जाती हूँ अपने बाल कटाने, तो इसलिए सॉरी। तो लाल बालों वाली औरत बोलती है, अरे कोई बात नहीं, ये तो आम सी बात है नेबरों की हेल्प करना। और प्यारी सी शक्ल बना के बोलती है, और तो और रीना, मुझे तुम्हारी क्यूट सी शक्ल देख के बहुत अच्छा लगता है। और हमें उसके बारे में बताया जाता है, वो है उन ग्रेट इविल डंजन्स में से एक की बॉस, और इसका नाम है एलिजाबेथ वेटोरी। भाई कुछ अजीब सा है, पर मैं एलिजाबेथ बोलूंगा। और एलिजाबेथ कंघी उठाते हुए बोलती है, ऐसे ऐसे टाइम पर मुझे तुमसे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि तुम एक ह्यूमन क्लोज हो, मतलब उसकी रेस का नाम बोल रही है वो, और उसके फेस को छूते हुए बोलती है, अगर मैं सोचूं तो तुम्हारे इतना अच्छा चेहरा जो है वो कभी एज नहीं करेगा, और तो और तुम बहुत ही ज़्यादा यंग दिखती हो। ऊपर से तुम्हारी स्किन जो है वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा पतली है। और वो रीना के ऊपर से कपड़ा हटाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा ब्लड यूज़ करती हूँ हर दिन अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए, और उसके पीछे वो सारे बर्तन रहते हैं जिसमें ब्लड रहता है। और रीना उठते हुए बोलती है, मिस बाटोरी, मैं एलिजाबेथ बोलूँगा इसको। तो बोलती है, मिस एलिजाबेथ, तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में? और ये सुन के एलिजाबेथ एकदम शॉक्ड होती है और बोलती है, हाँ। पर रीना को देखते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स तुम सबसे ज्यादा यंग, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन हो जितने भी मैंने आज तक औरतों को देखा है, उसमें तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और रीना को टच करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें जुबान देती हूँ, मेरे मतलब असली वाली नहीं, बोलती है मैं तुम्हें गारंटी वाली जुबान जुबान देती हूँ कि तुम्हें अभी कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ये सुन के रीना एकदम ब्लश कर रही होती है, बोलती है, सच्ची में? और फिर बोलती है कि एनीवे रीना, तुम तुम इतना अच्छा दिखना चाहती हो, पर किसके लिए इतना अच्छा दिखना चाहती हो? क्या तुम किसी को कन्फेस करने के बारे में सोच रही हो? और रीना एकदम सीरियस होते हुए बोलती है, कन्फेशन? और वही जेमस्टोन निकालती है अपने हाथ में और उसे घूरने लगती है।
और फिर से हमें एक बहुत बड़ा महल जैसा कुछ दिखाया जाता है और बताया जाता है ये है इम्पीरियल कैपिटल। और वो महल जैसी चीज होती है डंजन रेड यूनियन का हेडक्वार्टर्स। और तभी कोई बोलता है तो हमें ये मान के चलना चाहिए वॉरियर वेरन की रेड फोर्स अब मिट चुकी है। और सब एकदम सीरियस होते हैं वहां पे। पर तभी एक बंदा हाथ पटकते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों ने अपने मुंह से ही तो बोला था वो लोग गेट कीपर को आसानी से हरा देंगे। तभी दूसरी साइड से एक और उठते हुए बोलता है हाँ हाँ ना तो हमें कोई कॉर्प्स मिले हैं तो तुम कैसे इतना श्योर हो कि वो लोग अनाइलिएट हो चुके हैं। और तीसरा बोलता है हाँ हाँ सही बात है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर वेरन एक मॉन्स्टर के हाथों मारे जाए। तभी हमारा सीन रीना पे जाता है जो कि बोल रही होती है हाँ वो बहुत ज्यादा ही लेजी है और कुछ ज्यादा ही बड़े। हाँ वो सुअरों जैसे खाते हैं। और बोलती है कि हाँ हाँ वो पूरा दिन सोते रहते हैं जितना चाहे। हाँ वो एकदम आलसी है। पर तभी एलिजाबेथ बोलती है अब बस कर। और बोलती है तुझे इतना सब पता है उसके बारे में पर तब भी तू उस चोमू को लाइक करती है। और रीना ब्लश करते हुए बोलती है हाँ हाँ मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। और एलिजाबेथ जाते हुए बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए पर मुझे लगता है तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। फिर भी और पीछे मुड़ के आंख मारते हुए बोलती है अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट किया तो मेरे पास आ जाना। पर रीना उसका इशारा समझती तो नहीं है फिर भी वो बोलती है थैंक यू मिस एलिजाबेथ। और रीना को देखते हैं हम जो एकदम एक्साइटेड होके उठती है और बोलते हैं हाँ मैं जा रही हूँ कन्फेस करने। जिससे एलिजाबेथ एकदम शॉक हो जाती है पता नहीं क्यों। और बोलती हाँ सच्ची में मेरे को लगा तुम मजाक कर रही हो। सच्ची में किसको। तो रीना बोलती है अरे अभी तो बताया था मिस्टर डिवावर को। इससे एलिजाबेथ का मुंह कुछ ज्यादा ही बन जाता है और एकदम घबराते हुए बोलती है एलिजाबेथ कि रीना तुम इतने खतरनाक जोक को ऐसे बोल रही हो कि ये कुछ नहीं है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि तुम ह्यूमोकुनोस हो उसकी स्पीशीज के बारे में बोल रही हो। भाई मेरे को अच्छे से बोलने नहीं आता उसकी स्पीशीज के बारे में। और रीना एकदम डिटरमाइंड होके बोलती है नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मैं सच में जा रही हूँ मिस्टर डिवावर को कन्फेस करने। और एलिजाबेथ अपना सर पकड़ते हुए बोलती है तुम उसमें तुम्हें उसमें पसंद क्या आया। वो वो चोमू नहीं है कि जिसके अंदर कुछ अच्छाई पॉइंट आउट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो रीना एकदम खुश होते हुए बोलती है नहीं नहीं उनके अंदर तो बहुत सारी अच्छाई है वो रिलायबल है। और इस चीज पे एलिजाबेथ अपना मुंह बनाती बोलती है रिलायबल। और ताना मारती है हाँ हाँ मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है सबसे ज्यादा रिलायबल है इस दुनिया में। बोलती है अच्छा लेकिन रिलायबल होने का फायदा क्या जब वो इतना बड़ा लेजी इंसान है। और तब हम वापस आते हैं उन ह्यूमंस के हेडक्वार्टर वाली बातचीत पर जो कि बोलते हैं हम जब तक बात कर रहे होंगे ना तब तक उन लोगों ने अपनी वोन्स को हील कर लिया होगा और अपने डंजन को वापस से रीऑर्गेनाइज कर लिया होगा। और उसके बाजू वाला बंदा बोलता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें अपनी सारी की सारी फोर्स को एक जगह गैदर करना चाहिए और इस चीज को हमेशा के लिए एंड कर देना चाहिए ये सब होने से पहले। और एक बंदा अपनी मुंडी नीचे करा होता है फुल पसीना पसीना होते हुए और अपने मन में बोलता है हमने 36 मास्टरपीस में से एक पहले ही खो चुका है और एक वॉरियर भी रॉयल फैमिली का। अगर अगर हम सेकंड रेड में फेल हुए तो मुझे पक्का पता है वो लोग हमें मार देंगे। और टेंशन में आते हुए बोलता है अगर अगर हमने ये सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया तो रॉयल फैमिली हमें बहुत ज़्यादा टारगेट करने लगेगी और अपने सारे ब्लेड्स हमारी तरफ ही कर देगी। और ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है अगर क्या होगा अगर वॉरियर वेरन ने कुछ इंजरीज भी नहीं दी होगी उस एंशिएंट मॉन्स्टर को द प्राइमोर्डियल कोर के बॉस को। क्या हो अगर डंजन ने उतना सफर करा ही ना हो इस रेड फोर्स से तो क्या होगा। और अपने ही मन में बोलता है क्या होगा क्या अगर हम हजारों बार भी इसे चैलेंज कर देंगे। और चिल्लाते हुए बोलता है इस प्राइमोर्डियल कोर को कॉन्कर करना इम्पॉसिबल है। तभी कोई आते हुए बोलता है अच्छा
कितने पैथेटिक हो तुम लोग। मैं ये सोचता हूँ कि तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो। मुझे तुम लोगों के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे ज़रूर लगता है कि हम इस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं, और सब के सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बुड्ढा बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? रॉयल मैजिक एकेडमिक सोसाइटी यहाँ क्या करने आई है? तभी वो लोग बोलते हैं, अच्छा तुम लोगों को पता नहीं है क्या, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर्स कौन देता है? और हमें उन लोगों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो लोग हैं रॉयल मैजिक एकेडमिक सोसाइटी वाले, द थर्ड आई। और वो बुढ़ा अपने मन में बोलता है, डैम इट, मुझे लगा नहीं था रॉयल फैमिलीज अपनी टांग इतनी जल्दी अड़ाना चालू कर देंगी ये सब मामले में। और पीछे से वो पर्पल बालों वाला बंदा बोलता है, तुम्हें पता है हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब है तुम्हें उस चीज़ का प्राइस पे करना होगा जो काम तुमने किया है। और ये सुन के सारे लोग एकदम घबरा रहे होते हैं, और वो बंदा एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम लोग कितने ही बड़े गधे हो सकते हो। तुम लोगों ने ना सिर्फ एक प्रीशियस वॉरियर को मरवा दिया, और तो और तुम लोगों ने एक मास्टरपीस जो एम्परर को बहुत ज़्यादा पसंद था, उस चीज़ को तुम लोगों ने एनिमीज के नेस्ट में रख के आ गए। और उनमें से एक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, वेल यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर अगर यहाँ पे सारे के सारे लोग मारे जाए तो एम्पायर की काउंटलेस रेड फोर्सेस को कौन संभालेगा? और उसके करीब आते हुए बोलता है, तो हमने मैजेस्टी से बात करके एक ऑफर सोचा है, एक ऑफर जो सल्यूशन हो सकता है तुम सारे के सारों को बचाने का। और वो ऑफर है कि हम लोग प्राइमोडियल कोर को फिर से रेड करेंगे। तभी वही बुढ़ा बोलता है, पर पर कैसे होगा? हम इसे कैसे सक्सेस कर पाएंगे अगर सर वेरन ने भी नहीं कर पाया इसे तो? और कोई बोलता है, नहीं, तुम लोग पूरी तरीके से गलत हो। द प्राइमोडियल कोर वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं और उतना भी बड़ा डंजन नहीं है। जिस दिन तुम लोग उस चीज़ के अंदर जाओगे, या तो तुम उन सबको मार दोगे या तो खुद मर जाओगे। और तो और 2 दिन हो चुके हैं, हमने उनकी कोई खबर नहीं सुनी। इसी वजह से इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वेरन मर चुका होगा, और हमें यही सोचकर चलना चाहिए कि वो मर चुका है। तो बुढ़ा अपने सामने खड़े हुए इंसान को बोलता है, अच्छा तो वैसी बात है, तो उस 14th मास्टरपीस का क्या होगा? जैसा कि हम लोगों को अभी तक पता है कि मैजिक के सारे कनेक्शंस कट ऑफ हो जाते हैं जैसे ही हम हार्ट ऑफ द प्राइमोडियल कोर में एंटर करते हैं। तो बिना उस एरिया के अंदर जाए ये तो इम्पॉसिबल है 14th मास्टरपीस तालाबेना को वापस लाना। और बुढ़ा बोलता है, अच्छा तो ऐसा है। और वहाँ जितने भी लोग बैठे होते हैं उसमें से एक बंदा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके वहाँ वापस जाना होगा। और दूसरा बंदा बोलता है, नहीं, हम नहीं कर सकते, वो ऐसा डंजन है जिसे सर वेरन की फोर्स भी रेड करने में फेल हो गई। अगर हमें और होने वाले सेक्रीफाइसेस को रोकना है तो हमें इस चीज़ पे गिव अप कर देना चाहिए। और तभी कोई और बोलता है, नहीं, हम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। अगर सर वेरन उस बॉस मॉन्स्टर से लड़े हैं तो वो बॉस मॉन्स्टर ज़रूर से कुछ ना कुछ डैमेज तो लिया होगा। और उसके बाजू वाला बोलता है, हाँ, हम सर वेरन की बात कर रहे हैं, भूलो मत। और तभी हमें कोई बोलता है, निफ्रिम है हमारे पास, इसीलिए हमारा हारने का तो कोई चांस नहीं है। तो हम इस रेड में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और हम किसी को देखते हैं जो जमवाई ले रहा होता है और बहुत ज़्यादा छींक रहा होता है, और वो कोई और नहीं, हमारा डिपावर होता है। और वो बोलता है, मुझे कुछ ओमिनियस सेंस हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा खतरा लगता है, एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
और तभी वो छींक देता है और बोलता है, क्या मेरे को सर्दी हो गई है? और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वो थर्ड आई के पर्पल बाल वाले मेंबर के पास, जो बोलता है, निफ्रिम, हम भेजेंगे निफ्रिम को। और सब बातें बनाने लगते हैं, क्या क्या निफ्रिम को, क्या उसने निफ्रिम बोला? और वही बुड्ढा बोलता है, एक सेकंड, निफ्रिम निफ्रिम को भेजोगे? तुम उसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो ना जिसमें बहुत सारे ही इश्यूज है? और वही पर्पल बाल वाला बोलता है, निफ्रिम निफ्रिम एक फेलियर तो है ही नहीं, वो है एक अनडिनाएबल सक्सेस। और जमीन पे हाथ पटकते हुए बोलता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर वेरन अपनी रेड फोर्स के साथ क्यों प्राइमोडियल कोर से जिंदा वापस नहीं आ पाए? क्या वो इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग वीक थे, या वो लोग बहुत ज़्यादा आलसी थे? और वो वहाँ बैठे हुए बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो फिर क्या? और बोलता है, सर वेरन और उनकी रेड फोर्स के पास क्लियरली एक फैक्टर मिसिंग था, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर, जो सर वेरन के पास भी नहीं था। तभी डिवावर जमीन पे लेटे लेटे बोलता है, अरे यार, मुझे ये नहीं करना, पर इस सिचुएशन में मुझे पता भी तो नहीं है ह्यूमन लोग कब वापस आएंगे। और तो और अगर मैं पेट्रोल से भागा तो ये पेड्रिक का बच्चा मुझे फिर से डांटेगा। वो साला डरावना हड्डी का ढांचा डरावना तो है। और उठते हुए बोलता है, अरे यार आराम बस हुआ, जाना पड़ेगा मुझे यार, दिमाग खराब हो रहा है। और सोचते हुए बोलता है, इस बार जहाँ से ह्यूमंस आए थे मुझे वहीं जाना चाहिए। और वो जाता है 16 ब्लैक टेंटिकल के पास और उसे देखता है, जो बहुत घायल होता है, और बोलता है, अरे यार, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वेट करने के अलावा। और वो कहीं और जाते हुए बोलता है, नेक्स्ट कौन था? हाँ, मैनेजर ऑफ द फिफ्थ रूम, एंटोपोपागो, भाई क्या नाम है इसका। और वो एकदम जंगल जैसी जगह पे आता है जहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ होती है, और बोलता है, मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग एंट्रोपोपागो, हाँ, जब तक इसकी मेन बॉडी एकदम सही सलामत है और इसको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं तो ये तो अपने आप ही हील हो जाएगा ना। और वो उसकी बॉडी मेन वाली देखता है और बोलता है, थैंकफुली इसकी मेन बॉडी अभी भी जिंदा है, तो इस ये खुद से रिकवर हो जाएगा, मेरे को इंटरवीन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं अभी। और डिवावर तभी वहां से जाते हुए सोचता है, तो और तभी वहां से जंप मारता है और एकदम स्मूथली एक पत्ते के साथ लैंड करता है और बोलता है, प्रॉब्लम ये है। और तभी उसके सामने दिखाया जाता है केव, और डिवावर बोलता है, प्रॉब्लम ये है कि पहले रूम से लेकर चौथे रूम तक सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पेड्रिक के साथ डिस्कस करनी ही पड़ेगी। और अपने मन में बोलता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हड्डियों का ढांचा मुझे फिर से चिल्लाने वाला है, और मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। और जमुआई लेते हुए बोलता है, आह, ठीक है, चलो इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। और एकदम डिप्रेस्ड सा मुंह बनाते हुए बोलता है, तो मुझे क्या रेस्ट करना चाहिए? और बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैंने सिर्फ वो दोनों रूम चेक करा हूँ, एक तो फिफ्थ का रूम और ये फिफ्थ रूम, पर और हंसते हुए खुद की बड़ाई मारने लगता है और बोलता है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम करा हूँ। तो पेड्रिक तो वैसे भी समझ ही जाएगा, और एकदम ऐसी मुंह बनाते हुए पीछे मुड़ता है जैसे कि उसका बोर्ड का एग्जाम आज ही खत्म हुआ है। और वो पीछे मुड़ के जाने लगता है, पर तभी पीछे केव में से एक हमला उसे लगने ही वाला होता है। और डिवावर तो अपना मस्त में रहता है कि बोलता है कि अरे, इसी के साथ ये पेट्रोल होता है फिन। पर वो इतना ही बोलता है, उसके बाजू में अटैक आ जाता है और वो बिना देखे उसे डॉच कर लेता है। और वो अटैक इतना तेज था कि वो जाके सामने वाली दीवार में घुस जाता है। पर तभी डिवावर एकदम गुस्से में पीछे देखता है और वो अपना ऑरा भी रिलीज कर रहा होता है। पर तभी कोई बोलता है, तुम बेकार ह्यूमंस, और हम किसी को आते हुए देखते हैं उस केव में से। और को फिर से बोलता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम लोग इस जगह पे एक
पैर नहीं रख सकते। और हम डिवावर को देखते हैं और उसके सामने एक परछाई में कोई तो होता है जिसके हाथ में बहुत सारे डैगर्स होते हैं, और वही शैडो वाला इंसान बोलता है, यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं। और डिवावर वहीं देखते हुए एकदम ऑरा फार्म कर रहा है, और तभी वही इंसान बोलता है, अरे आप तो, ये तो मिस्टर मिस्टर डिवावर थे। तो सॉरी बोलने लगती है और हमें पता चलता है वो थी रीना। और अपने अटैक करने का रीजन बताते हुए बोलती है, मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ बेकार से कचरे ह्यूमंस आ गए हैं, मैंने इसीलिए अटैक कर दी थी। तो डिवावर उसको बोलता है, अच्छा तो वो तुम थी। तो रीना एकदम प्यारी सी शक्ल बनाते हुए बोलती है, अरे मेरे को माफ कर देना मिस्टर डिवावर। तो डिवावर बोलता है, अरे अरे कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उससे बच ही गया ना। और उस चीज को साइड रखो, रीना तुम, और ब्लश कर रहा होता है और फिर भी बोलता है कि तुम आज ड्रेस्ड अप हो के आई हो, क्यों? डिवावर की इस बात पे रीना एकदम ज्यादा ही खुश होते हुए बोलती है, आपने नोटिस करा मिस्टर डिवावर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। पर दूसरी तरफ डिवावर की तो हालत ही खराब हो चुकी है और वो बोलता है, आज कुछ 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 आज कुछ स्पेशल है क्या? और अपने मन में बोलता है, मैं अगर सोचूं तो ये अपना मेड आउटफिट ही पहने रहती है, तो क्या ये पेड्रिक से पहले इस जगह को छोड़ने की सोच रही है? पर दूसरी तरफ तो रीना एकदम ज्यादा ही शर्माते हुए बोलती है, हाँ आज कुछ स्पेशल है, आपने सही समझे। तो डिवावर की तो पसीने छूट जाते हैं। पर तभी रीना बोलती है, मिस्टर डिवावर, क्या आप रीना को कुछ टाइम दे सकते हैं? और डिवावर का पसीने के साथ मुंह भी निकल जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, कुछ भी रहे, बस बस रेसिग्नेशन लेटर नहीं चाहिए भाई। और रीना उसे कहीं लेके जाते हुए बोलती है, वेलकम मिस्टर डिवावर, ये है रीना की सीक्रेट प्लेस। और बोलती है, प्लीज यहाँ बैठिए, मैं जब तक आपके लिए चाय लेके आती हूँ। पर डिवावर की हालत कब से खराब हुई पड़ी है और अपने मन में खाली एक ही चीज बोल रहा है, प्लीज रेजिग्नेशन लेटर नहीं, प्लीज रेजिग्नेशन लेटर नहीं नहीं नहीं। और रीना उसके कप में चाय डालते हुए बोलती है, ऐसे देखा जाए तो ये जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है, पर अब मिस्टर डिवावर को भी पता है इस जगह के बारे में। और डिवावर बोलता है, अरे हाँ। और रीना एकदम शर्माते हुए बोलती है, और तो और। पर डिवावर की एकदम फटी पड़ी रहती है, वो कॉफी को एकदम कांपते हुए पकड़ता है और अपने मन में बोलता है, और तो और क्या, क्या क्या रेजिग्नेशन लेटर नहीं 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 नहीं, रेजिग्नेशन लेटर नहीं यार। और रीना बोलती है, मिस्टर डिवावर, आपको पता है 80 साल हो चुके हैं जब से आपने रीना को अपने डंजन में लिया है। और ये सुन के डिबावर एकदम हिल रहा होता है, बोलता है, हाँ। और तभी रीना बोलती है, आपको याद है? और डिबावर बोलता है, ओह हाँ, मुझे ऑफ कोर्स याद है। और बताता है, 80 साल पहले जब डंजन क्लियरिंग करना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और ऊपर से हजारों डंजन्स गिर चुके थे, ऊपर से प्राइमोडियल कोर में आने वाले इंसानों का नंबर भी 1000 को सरपास कर चुका था। और उस ही टाइम पर रीना तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारा निकनेम बनना चालू हुआ था। हाँ, तुमने बहुत ज्यादा सफर करा था। और कंसर्न दिखाते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हारी राइट आई बेटर फील कर रही है अब? और अपने मन में बोलता है, थैंक गॉड, रेजिग्नेशन लेटर नहीं था ये। रीना बोलती है, ओ रीना की आंख, आपको अभी भी पता है? रीना इससे बहुत हैप्पी हुई। और डिवावर रीना को बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता था, मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा से थी। और रीना बोलती है, मैं बहुत शुक्रगुजार थी कि मैं आपको बचा सकी। और मैं, पर तभी डिवावर अपने मन में सोचता है, हाँ एक सेकंड, इसने इसने इसका क्या मतलब था, मैं तुमको बचा सकी से? और डेवावर का हाल फिर से बेहाल हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये सारे वर्ड्स तो जब एक दूसरे से अलग होते हैं तब बोले जाते हैं ना? और रीना बोलती है, मिस्टर डिवावर। पर डिवावर की शक्ल पे तो हमें कुछ और ही दिखता है और अपने मन में एक ही चीज बोल रहा रहता है, रेजिग्नेशन लेटर नहीं, प्लीज प्लीज नहीं 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 नहीं। पर तभी रीना बोलती है, आई लाइक यू। तो डिवावर की शक्ल बन जाती है, बोलता है, हाँ?" और रीना कंटिन्यू करते हुए बोलती है, मिस्टर डिवावर, मैं आपको पसंद करती हूँ पिछले 80 सालों से।
और रीना अपने मन में बोलती है, रीना ने इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करा था। पर डिवावर तो एकदम पैनिक मोड में जाते हुए बोलता है, रीना देखो देखो पहले तो, और अपनी पर्सनैलिटी स्विच करते हुए एकदम जेंटलमैन बनते हुए बोलता है, रीना मुझसे कन्फेस करने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। पर हमारी जो ज़िंदगी है, वो हमेशा, हमेशा ख़त्म होने की कगार पर ही होती है। हमें कभी नहीं पता चलता है कि हम कब हंट हो जाएँगे या मारे जाएँगे। और रीना अपना कपड़ा पकड़ते हुए बोलती है, जैसा जैसा मुझे लगा था ये चीज़ ऐसी ही होने वाली थी। मुझे पता था मैं एक बर्डनसम रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ। बट बट मैं अब इस चीज़ को अपने अंदर और दबाकर नहीं रख सकती। और तो और ये थॉट कि मिस्टर डिवावर रीना को रिजेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं। ये चीज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही स्कैरी है। और वही वाला ऑर्नामेंट निकालते हुए बोलती है, रीना हमेशा से मिस्टर डिवावर को प्यार करती थी और बोलती है, अब मुझे परवाह नहीं इसके बाद क्या होगा। और अचानक से मिस्टर डिवावर के बाजू में आती है और डिवावर घबराते हुए बोलता है, रीना काम डाउन रीना। और रीना एकदम क्यूट सी मुंह बनाते हुए बोलती है, मिस्टर डिवावर इसके साथ मेरी सारी विशें फुलफिल हो जाएगी। और वो वही दिल वाला ऑर्नामेंट उसके सामने रखती है। और डिवावर ये चीज़ देख के बोलता है, तुम ये ये मैजिक। और अपना ऑरा छोड़ते हुए बोलता है, रीना तुमने जस्ट अभी मेरे साथ क्या किया। जो देख के रीना एकदम घबरा रही होती है। और डिब्बावर बोलता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तो रीना एकदम घबराते हुए उस ऑर्नामेंट को नीचे गिरा देती है जिससे वो टूट जाता है। और रीना भी एकदम चौंकते हुए बोलती है कि क्या हो रहा है। और उस ऑर्नामेंट को देखते हैं उसके अंदर से भी एक डीमन बाहर निकल रहा था।